अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एआई ऑनलाइन पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक अहम वीडियो के साथ। इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें मैं आपको बताया था कि उर्दू कवायद किसे कहते हैं और उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये सब मैं पहली वीडियो जो बनाया गया था उसमें मैं आपको बताया था। तो उर्दू कवायद को कुल मिलाकर 5 हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसमें एक है इल्म हिज्जा या फिर इमला जिसे हम ऑर्थोग्राफी कहते थे। उसी तरह दूसरा था इल्म सर्फ जिसे हम इटोमोलॉजी कहते थे। तीसरा था इल्म नहव जिसे हम सिंटेक्स कहते थे और चौथा था इल्म बलागत जिसे हम इलोक्वेंस कहते थे और पांचवा और आखिर जो था वो था प्रोसोडी जिसे हम उर्दू में इल्म उरूज कहते थे। तो उसमें जो पहला हिस्सा था वो इल्म हिज्जा था। तो कुल मिलाकर हम पांचों के बारे में आपको बता चुका था कि पांचों जो है वो किस किस काम के लिए है और कैसे कैसे उसे जाना जाता है। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कवायद का जो पहला हिस्सा है इल्म हिज्जा जिसे आप ऑर्थोग्राफी कहते हैं उसके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप एआई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों तक भी वीडियो के लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम सीधे सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इल्म हिज्जा जिसे आप ऑर्थोग्राफी भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखें इल्म हिज्जा के बारे में मैंने वैसे तो फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था, लेकिन मिसाल के तौर पर यहाँ पर इल्म लिखा है इल्म हिज्जा। मैं इसी इल्म के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इल्म हिज्जा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इल्म अगर हम लिखेंगे तो ऐन लिखेंगे शुरू में। तो ऐन अगर हम लिख रहे हैं तो इसके नीचे ज़ेर लगाएंगे, ठीक है। फिर लाम आ रहा है तो लाम पर जस्म लगाई गई, ठीक है। और फिर जाकर उसके बाद क्या आ रहा है, मीम आ रहा है। अब इन तीनों को जो है वो जोड़कर हमने क्या नाम दिया, इल्म नाम दिया, है ना। तो ये सब बातें जो हम कर रहे हैं ये सब हम किस में सीखेंगे, यही तो हम इल्म हिज्जा में सीखते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इल्म हिज्जा कहते हैं। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे इल्म हिज्जा, लेकिन इसके बारे में हम अभी आपको डिटेल से बताने ही वाले हैं, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आगे क्या है। यहाँ पर हमने लिखा है कि इल्म हिज्जा के माने हरूफ को अलग अलग यानी स्पेलिंग करके पढ़ना है। कुल मिलाकर ये हमें पता चला कि इल्म हिज्जा में हरूफ को अलग अलग करके जो है वो पढ़ना सिखाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, इल्म हिज्जा कहते हैं, ठीक है। अब आगे है कि हरूफ हिज्जा वह हरूफ है जिनसे कोई ज़बान बनती है और जिन पर किसी भी ज़बान की क्या होती है, बुनियाद होती है। ये मैं फर्स्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो उन्हीं हरूफ को हम क्या कहते हैं, हरूफ तहज्जी कहते हैं। हरूफ तहज्जी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे हम, तो उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हरूफ तहज्जी। और हरूफ के मजमुआ को हम क्या कहते हैं, अबजद कहते हैं। अब देखिए यहाँ जो हमने लिखा है अलिफ से लेकर या तक, तो अलिफ से लेकर या तक ये क्या है, हरूफ तहज्जी है। लेकिन अगर मैं एक मिनट, हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए कि ये 5 हरूफ, मिसाल के तौर पर ये 5 या 6 7 जो भी है हरूफ है, इस ये ले लिए और आपको कहा जाए कि ये क्या चीज़ है, तो ये जो है ये क्या है, ये अबजद हुआ। क्यों, क्योंकि और हरूफ के मजमूए को हम क्या कहते हैं, अबजद कहते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, तो अब समझ गए होंगे कि फिर से मैं पढ़ता हूँ, हरूफ हिज्जा वह हरूफ है जिनसे कोई ज़बान बनती है और जिन पर किसी भी ज़बान की क्या होती है, बुनियाद होती है। और उन्हीं हरूफ को क्या कहा जाता है, हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट कहा जाता है, और हरूफ के मजमूए को क्या कहा जाता है, अबजद कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी जो आपको जानना ज़रूरी था। अब आगे क्या है कि इल्म हिज्जा में हरूफ की आवाज़ और उनकी हरकत और सकनात से बहस की जाती है। यानी इल्म हिज्जा में जो है वो वॉइस जो हम बोल रहे हैं
और हरकात व सकनात यानी एराब, ज़बर ज़ेर पेश जो हमने बताया था उससे बहस की जाती है। इस इल्म में हर्फ को क्या कहा जाता है? बुनियादी इकाई माना जाता है। अब यहाँ पर आया हर्फ। हर्फ किसे कहते हैं? तो अब देखिए हर्फ की हम तारीफ पढ़ते हैं पहले। तो अब हम हर्फ पर आ गए। तो हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? हर्फ है। ठीक है, क्या है? किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है। और हर्फ दरअसल क्या है? आवाज़ की अलामत है। पहले मैं पूरा पढ़ता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में आवाज़ों की तहरीरी अलामत को ही क्या कहा जाता है? हर्फ कहा जाता है। या फिर इसकी डिफिनेशन इस तरह भी आप ले सकते हो कि सादा आवाज़ों को तहरीरी अलामत या शक्ल में, अलामात या शक्ल में लाने का नाम ही क्या है? हर्फ है। हर ज़बान कुछ तहरीरी अलामात और निशानात पर मुश्तमिल होती है। यह अलामात और निशानात हर्फ कहलाती है। जैसे अलिफ, अलिफ मज़बर आ, बे, ते, पे, टे, जीम, रे, जे, सीन, तो, लाम, मीम, नून, वाव, ये वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है? ये सब हर्फ है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ ये लिखकर, मैं आपको अगर कहूँ कि ये जो है ये उर्दू वाला जो है वो बे है, तो क्या आप मानेंगे? आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी वाला ब है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ बी और आपको कहूँ कि ये उर्दू वाला बे है, तो आप मानेंगे? नहीं। उसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पर बे लिख दूँ और फिर मैं आपको कहूँ कि ये उर्दू वाला बे है हरूफ, तब आप यकीन कर लेंगे कि जी हाँ ये जो है ये उर्दू वाला हरूफ है। तो वही चीज़ है, क्या लिखा जा रहा है कि हर ज़बान कुछ तहरीरी अलामात और निशानात पर मुश्तमिल होती है। यह अलामात और निशानात क्या कहलाती है? हर्फ कहलाती है। तो इससे हमें ये पता चला कि हर ज़बान की कुछ न कुछ क्या होती है? निशानात होती है। हर ज़बान की जो है ना कुछ न कुछ निशानात होती है। और उस निशानात को जो है ना पहचानने के बाद ही हम किसी भी ज़बान को मतलब क्या कहते हैं, किसी भी मतलब निशानात को पहचानने के बाद हम समझ पाते हैं कि वो कौन सी ज़बान है। ठीक है, उसी तरह एक और मिसाल ले ले। जैसे हमने लिख दिया, एक मिनट जूम करके यहाँ पर लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने ये क्या है, ये क्या है? तो ये तो हर्फ है, आप समझ गए। लेकिन इस हर्फ का भी तो एक नाम होगा ना भाई। तो इस हर्फ का नाम क्या है? अलिफ है। उसी तरह हमने लिख दिया ये क्या है? तो ये एक हर्फ है, लेकिन इसका भी तो कोई ना कोई नाम होगा। तो ये क्या, इसका नाम क्या है? ज़ाद नाम है। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है। हर्फ क्या है? दरअसल जो है वो आवाज़ की अलामत है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कह लें तो लफ्ज़ों में आवाज़ की तहरीरी अलामत को ही हर्फ कहा जाता है। इसे इस तरह भी आप समझे कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, ठीक है, अपने मुंह से हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उसे तहरीरी शक्ल में ला देना ही हर्फ कहलाता है। तो उम्मीद है अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हर्फ किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप उर्दू कवायद जानने में दिलचस्पी रखते हैं, उर्दू पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। हमने यहाँ पर लिखा हरूफ तहज्जी से मुताल्लिक अहम निकात। अब यहाँ पर देखिए मखलूत ज़बान, ठीक है। मखलूत का मतलब क्या होता है? मखलूत का मतलब होता है मिली जुली ज़बान। तो उर्दू एक मखलूत ज़बान है, ठीक है, जो अरबी, फ़ारसी और हिंदी, ये जो तीनों आप देख रहे हैं, अरबी, फ़ारसी और हिंदी, ये तीनों ज़बान की आपसी मेल जुल से पैदा हुई है। इसलिए उर्दू के हरूफ जो है वो क्या कहते हैं, तीनों ज़बानों के हरूफ में शामिल है। ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पर लिखा जा रहा है कि मखलूत ज़बान अरबी, फ़ारसी और हिंदी। तो अब समझ गए ना आप कि मखलूत ज़बान का मतलब होता है मिली जुली ज़बान, जो कि अरबी, फ़ारसी, हिंदी ज़बानों से मिलकर बनी है। कौन सी ज़बान? उर्दू ज़बान। अब उर्दू में आपने कभी देखा है क्या इंग्लिश का कोई हर्फ देखा? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो उर्दू में सिर्फ यही 3 ज़बानें हैं। आपका एक सवाल था ना शुरू में, मैंने यहाँ पर लिखा था कि उर्दू कौन कौन सी ज़बान से मिलकर बनी है। तो कौन कौन सी ज़बान से मिलकर बनी है? अरबी, फ़ारसी और हिंदी ज़बान से मिलकर बनी है। आगे देखिए, तो अब जो
अरबी, फारसी और हिंदी ज़बान से मिलकर बनी है। तो इसमें कहा जा रहा है कि फ़ारसी ज़बान से कौन कौन से हरूफ लिए गए हैं उर्दू में। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है पे, चे, जे और गाव। ये उसके बाद आगे लिख रहा है कि खालिस फ़ारसी हरूफ जे है, यानी ऐसा कोई लफ्ज़ हो जो सिर्फ फ़ारसी के लिए ही लिखा जाता है ना, तो वहाँ पर इस जे का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। और उर्दू में जो है ना, आप कहीं भी, मुझे नहीं लगता है कि आपने कहीं देखा होगा, यानी उर्दू के वर्ड्स में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता ही नहीं है। ये जो खालिस जो होता है वो फ़ारसी लफ्ज़, उसमें इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे है अरबी हरूफ। यानी अरबी हरूफ कहने का मतलब यह है कि उर्दू में अरबी से कौन कौन से हरूफ लिए गए हैं। तो सा से जिसे आप कहते हैं, हा, जाल, साद, जा, तो, जो, ऐन, काफ। जाल फारसी हरूफ भी है, यहाँ पर ये लिखा गया है। तो देखिए अरबी हरूफ, अरबी कौन सी, अरबी में हमारी मुक़द्दस किताब जो है कुरान करीम, वो भी लिखा गया है। अब इसमें देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि अरबी हरूफ जो है उसमें से, हे, जाल, साद, जा, तो, जो, ऐन, काफ, ये सब कौन से हरूफ है, अरबी है, जो अरबी से लिए गए हैं उर्दू में। इसी में लिख रहा है कि जाल फारसी हरूफ भी है, यानी कदीम फारसी में जो है ना, वो इस जाल का भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आपको जो है वो अरबी में ही इसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो ज़बान है वो कौन सी है, वो हिंदी है। इसमें कौन कौन से लिया गया है हरूफ, टे, डाल, रे, ये कुल मिलाकर 3 और प्लस हमने लिख दिया 14 मुरक्कब हरूफ। अब हमने 14 मुरक्कब हरूफ लिखा, तो आपका सवाल होगा कि ये मुरक्कब क्या, मुरक्कब किसे कहते हैं, है ना। आप पूछोगे कि मुरक्कब हरूफ क्या है, तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि ये मुरक्कब हरूफ क्या है, लेकिन उससे पहले आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानें। अब आगे देखिए क्या है, आगे है कि अरबी और फारसी मुश्तरका हरूफ, ठीक है। यानी ऐसी कौन सी हरूफ है जो उर्दू में शामिल किए गए हैं, और वह हरूफ जो है वो अरबी में भी है और फारसी में भी है, लेकिन किस में नहीं है, वो हिंदी ज़बान में नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो वो कौन कौन से ऐसे हरूफ हैं, तो वो है जे, फे, गैन, खे। अब मिसाल के तौर पे आपको लिखना हो जाहिद, तो आप हिंदी में लिखोगे तो जौ से लिखोगे, है ना। इसमें जे के लिए जो है ना, स्पेशली हिंदी में कोई ऐसा हरूफ नहीं है, तो इसीलिए है यहाँ पर यही चीज़ बताया जा रहा है कि ऐसे कौन से हरूफ है जो उर्दू में शामिल किए गए हैं, और वो जो है वो अरबी में भी है और फारसी में है, लेकिन हिंदी में नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो ये 4 हैं, ठीक है, जो आपको याद रखना है। उसी तरह है कि ऐसी कौन सी हरूफ है जो उर्दू में शामिल किए गए हैं, और वह हरूफ जो है वो हिंदी में भी है और वो किस में है, फारसी में भी है, लेकिन किस में नहीं है, वो अरबी में नहीं है। तो वो कौन कौन से हरूफ है, वो है पे, चे और गा। तो कुल मिलाकर ये 3 जो ऐसे हरूफ हैं जो हिंदी में भी है, यानी उर्दू में शामिल किए गए हैं, जो हिंदी में भी है और फारसी में भी है, लेकिन किस ज़बान में नहीं है, तो वो अरबी ज़बान में नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह आगे देखिए हम सौत हरूफ। हम सौत का मतलब क्या होता है, एक जैसी ज़बान वाले, यानी जो बोलने में एक जैसी हो। मिसाल के तौर पर अगर हम ले ले, इंग्लिश में ही एक हरूफ है ना, जैसे क्या नाम है उसका, जे, ठीक है। आप हाथ से हम लिख रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जी, उसके बाद जेड, ठीक है, ये हो गया। अब जे फॉर जग, उसी तरह जी फॉर जमन, उसी तरह जेड फॉर जू या फिर जाकिर। तो इन तीनों को अगर हम हिंदी में इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सब के लिए जो है वो जो ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर हमको जे फॉर जग लिखना हो फिर भी वही चीज़, उसी तरह जी फॉर जमन लिखना है फिर भी जो लिखेंगे, उसी तरह अगर जेड फॉर जाकिर लिखना हो या फिर जू लिखना हो फिर भी हम क्या लिखेंगे, जो ही का इस्तेमाल करेंगे। तो यानी इन तीनों की आवाज़ जो है ना वो सिमिलर है, ये तीनों हम सौत आवाज़ के हरूफ हैं। तो उसी तरह यहाँ पर है कि हम सौत हरूफ का मतलब क्या हुआ, कि हम सौत का मतलब एक जैसी ज़बान वाले जो बोलने में एक जैसी हो। तो वही है यहाँ पर कौन कौन है, वो ते और तो जो कहते हैं वो, उसी तरह से, साद, सीन और शीन, ठीक है। तो
तो उर्दू के ऐसे कौन से हरूफ है जो हम सौत है, तो वो है यही सब। ये दोनों मतलब जैसे यहाँ पर है ते और तो, अगर हमें मिसाल के तौर पर लिखना पड़े कि तोता या फिर तालाब, तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर आवाज़ हैं ते और तो, लेकिन अलग अलग जगह इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हमको तालाब लिखना पड़े तो हम तालाब ऐसे लिखेंगे ते लाब तालाब, लेकिन अगर हमको तोता लिखना पड़े तो हम इस तो से लिखेंगे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक दूसरे के सिमिलर आवाज़ हैं, लेकिन जब हम इसका अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं तो वो दोनों अलग अलग हो जाता है ना। तो उसी तरह है कौन कौन से हैं हम साउथ में, तो ते तो, उसी तरह है सा साद सीन शीन। तो सा ता से अगर हमें साकिब लिखना पड़े तो हम साकिब लिखेंगे तो से लिखेंगे वो से। उसी तरह सादिक लिखना पड़े हमें तो इस साद से लिखेंगे, है ना। उसी तरह हमको लिखना पड़े मिसाल के तौर पर समीर तो हम इस सीन से लिखेंगे। उसी तरह हमको लिखना पड़े शाकिर शहजादी तो इस शीन से लिखेंगे। तो आप देख रहे हो ना कि क्या कहते हैं, एक दूसरे के या सिमिलर आवाज़ है लेकिन अलग अलग जगह जो है ना इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी तरह और भी देख लें, यहाँ पर ये भी है जीम जीम जाल जे और जो और जाद, यानी जीम से अगर हमको लिखना हो जहाज़ तो हम इस जीम का इस्तेमाल करेंगे ना कि जाल से लिखेंगे। उसी तरह अगर हमको लिखना पड़े जाकिर तो हम इस जाल से लिखेंगे। उसी तरह हमको लिखना पड़े जाहिद तो हम इस जे से लिखेंगे। उसी तरह हम जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, जोहर लिखना पड़े तो इस जो से लिखेंगे। उसी तरह मीर जाहिक एक शायर थे, उसका अगर हमको नाम लिखना पड़े तो हम इस जाद से लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि कितना का डिफरेंस हो जा रहा है। तो ये सब ऐसे हरूफ हैं जो हम सौत है। उसी तरह आगे है कि हम शक्ल हरूफ। हम शक्ल का मतलब क्या होता है, हम शक्ल का मतलब होता है जो दिखने में तो एक जैसे हो लेकिन आवाज़ सबकी क्या हो, अलग अलग हो। अब देखिए हम इसे देख रहे हैं, इन पांचों को देख रहे हैं तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसको हम अगर पढ़ेंगे इसकी वॉइस आप सुने तो अलग अलग होगा। जैसे बे पे ते टे से, देख रहे हैं ना, ये देखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन हम अगर बोल रहा हूँ इसको तो ये अलग अलग हो रहा है ना। तो इसमें देखिए कितना का फ़र्क है, एक नुक्ते की बदलने की वजह से जो है वो आवाज़ें क्या हो जा रही है, अलग अलग हो जा रही है ना। लेकिन क्या कहते हैं, शक्लें इन पांचों की क्या है, एक जैसी है, लेकिन एक नुक्ते की, ये बा वाला इसमें 3 नुक्ता दे दिए हम तो ये पे हो गया। तो ये इसे को हम क्या कहते हैं, हम शक्ल हरूफ कहते हैं। तो इस तरह से कौन कौन से हम शक्ल हरूफ हैं, तो ये है। फिर उसी तरह जीम चे हे खे है, दाल डाल डाल दाल डाल जाल है, सीन शीन है, तो जो है, साद जाद है। ये सब रे जे जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब हम शक्ल हरूफ हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमने यहाँ पर कहा था, 1 मिनट में आपको दिखा दूँ जी। हमने कहा था हिंदी के जो कुल हरूफ हैं वो टे डाल रे है और कुल मिलाकर प्लस में 14 मुरक्कब हरूफ है। तो अब हम जानते हैं मुफरद और मुरक्कब किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, बनावट के लिहाज से हरूफ की 2 किस्में हैं। कितने किस्में हैं, 2 किस्में। आपको हमेशा याद रखना है कि बनावट के एतबार से हरूफ की 2 किस्में। वैसे बनावट के एतबार से पूछे या फिर हैयत के एतबार से पूछे या फिर साख के एतबार से पूछे, यानी हिंदी में जिसे रचना कहते हैं, तो उन सब के एतबार से आपको पूछे तो कितने किस्में हैं, 2 किस्में। उसी तरह हरूफ के अलग तलफ़ुज़ के एतबार से इसके अलग किस्में हैं, आवाज़ के लिहाज से अलग अलग है। तो ये सब हम बारी बारी करके अलग वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बनावट या हैयत या सख्त के एतबार से जो है वो हरूफ की कितने किस्में हैं, तो वो कुल मिलाकर 2 किस्में हैं। और वो 2 किस्में कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो वो है मुफरद और मुरक्कब। अब मुफरद किसे कहते हैं और मुरक्कब, इन दोनों का क्या माने है ये मैं आपको बता दूं। तो मुफरद का मतलब होता है अकेला और मुरक्कब का मतलब क्या होता है, शामिल हरूफ यानी जुड़ा हुआ, ठीक है। तो मुफरद का मतलब क्या होता है, अकेला, और मुरक्कब का मतलब क्या होता है, शामिल हरूफ यानी अकेला, जुड़ा हुआ। अब यहाँ पर देखिए मुरक्कब हरूफ का डिफिनेशन आप जान ले पहले।
मुरक्कब हरूफ मुफरद के माने तन्हा या अकेला है। हमने कहा ना कि मुफरद का मतलब होता है अकेला। वह हरूफ जो अकेले हो क्या कहलाता है? मुफरद कहलाता है। मिसाल के तौर पर अलिफ, बे, ते, से वगैरह, ये सब क्या है? ये सब मुफरद हरूफ है। मुफरद हरूफ की आवाज़ें जो होती हैं वो बारीक होती है, यानी पतली होती है। किसके रिस्पेक्ट में? तो मुफरद यानी मुरक्कब के रिस्पेक्ट में जो आगे आने वाला है। तो ये सब जो आप देख रहे हो यहाँ पर कुल मिलाकर 37 जो है वो मुफरद हरूफ, कुल मिलाकर कितने हैं? मुफरद हरूफ की तादाद 37 है। अब सवाल आपका होगा, यहाँ आप स्क्रीन पर देख लें, यहाँ पर मैंने सवाल आपसे पूछा था कि मुफरद हरूफ 36 है, 37 है या फिर 38 है। तो देखिए इसमें बहुत ही इख्तिलाफ है, ठीक है। कहाँ गया? एक मिनट। इसमें जो है वो बहुत ही इख्तिलाफ है कि 36 है या फिर 37 है या फिर 38 है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक और इंशाउल्लाह खां इंशा जो है, ये कौन थे? उर्दू के बहुत बड़े शख्सियत थे, यानी ज्ञाता थे। इन लोगों ने क्या किया कि अलग अलग तरीके से बताया इन लोगों ने, जो हम आगे आपको दलील के साथ बताने वाले भी हैं। तो इसमें कहीं पर मुफरद हरूफ की तादाद आपको 36 भी देखने को मिलेगा, कहीं पर 38 भी देखने को मिलेगा। बहरहाल मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कुल कितने हैं? वो है 37। अब कोई अगर कह रहा है कि 36 या फिर कोई कह रहा है 38 है, तो क्या हम उससे झगड़ने लगेंगे? नहीं, वो अपने जगह पर सही है। मैं क्यों 37 बता रहा हूँ, इसकी भी दलीलें मैं पेश करूँगा। तो जिन लोगों का 37 मानना है, जैसा कि मेरा भी 37 मानना है, तो जैसे कुछ लोगों का जो है ना हमज़ा को हर्फ मानते हैं, कुछ लोग जो है वो इसी पर सब कुछ है। देखिए 37 और 36 का जो वजह बना है ना ये है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग जो है वो हमज़ा को हर्फ मानते हैं, ठीक है। ये जो हमज़ा है इसको हर्फ मानते हैं। मैंने भी हमज़ा को क्या किया है? हर्फ माना है, तभी कुल मिलाकर 37 पहुँचाया। तो और कुछ लोग जो है वो इस हमज़ा को हर्फ नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अब अगर वो हर्फ नहीं मानते हैं तो कुल कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा ना भाई, एक घटा देंगे तो 36 हो जाएगा। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? हमज़ा को कुछ लोग ये क्या नाम है हर्फ मानते हैं और कुछ लोग हर्फ नहीं मानते हैं। तो इसका जवाब मौलवी अब्दुल हक साहब जो है वो खुद कहते हैं कि मैं जो है ना वो हमज़ा को हर्फ नहीं मानता हूँ, तो इसलिए कुछ लोग जो है वो उनके तरफ रुजू हो रहे हैं, ठीक है। अब हम जो है वो हमज़ा क्यों मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर हमने कहा दीजिए, लाइए, खाइए, आइए, सोइए, रोइए, तो आप गौर कीजिएगा, हमने कहा लाइए, तो यहाँ पर हमज़ा जो है वो, एक मिनट इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, जैसे हमने कहा लाइए, तो अब लाइए जो हम आपको कह रहे हैं तो गौर कीजिएगा, इसमें हम तो यहाँ पर हमज़ा जो है वो अलिफ की आवाज़ में आ रहा है कि नहीं? लाइए, यानी अलिफ के बदले हमज़ा का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमने हमज़ा को क्या माना है? हर्फ माना है। तो इसलिए कुल मिलाकर 37 हमने माना है मुफरद हरूफ। अब आगे मैं दलील भी पेश करूँगा क्यों आखिर 36 है, 37 है, 38 है और अच्छे से। खैर आगे चलिए, तो ये तो कुल मुफरद हरूफ था। आगे हम मुरक्कब हरूफ के बारे में जानते हैं। मुरक्कब हरूफ, मुरक्कब का मतलब हमने बताया था शामिल हरूफ, जुड़ा हुआ, मिला हुआ, यानी दो हरूफ से मिलकर बनने वाला हरूफ जो है वो क्या कहलाता है? मुरक्कब हरूफ कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है मुरक्कब हरूफ की डिफिनेशन। मुरक्कब के माने हैं मिला हुआ, यानी दो हरूफ से मिलकर बनने वाला हरूफ मुरक्कब कहलाते हैं। मुरक्कब हरूफ की आवाज़ें भारी होती है, किसके रिस्पेक्ट में? मुफरद के। मुफरद में पतली थी ना, अब यहाँ पर देखिए भ, इसे आप भे भी पढ़ते होंगे, फ, थ, ठ वगैरह। अब देख रहे हैं ना, जब मैं बोल रहा हूँ तो कितनी भारी आवाज़ है। तो ये जो हरूफ से मिलकर बनता है, जैसे ब है और हा, चश्मी गोल वाला जो दो चश्मी हा जो होता है वो वाला, इन दोनों के मिलने से क्या बना? भ। तो अब मुरक्कब हरूफ की तादाद जो है वो कुल मिलाकर 14 है। वो 14 कौन कौन से हैं? यहाँ आप देखिए, तो यही है मुरक्कब हरूफ जिसकी तादाद कुल कितनी है? 14 है। उसमें कौन कौन से हैं ये मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। एक है भ, आप हो सकता है भे भी से पढ़ते हो, फ, फे, या फिर थ, ठ,
झ, छ, ध, ढ, ढ़, ख, घ, ल, म और फिर आखिर में है न। तो कुल मिलाकर कितने मुरक्कब हरूफ हैं? वो है 14 मुरक्कब हरूफ। अब इसका जैसे मिसाल के तौर पर हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है? मिसाल के तौर पर आपको लिखना है भारत, या फिर आपको लिखना है भट्ठी, या फिर वो जो सब्जी है एक गोभी, तो उसमें आप भारत जो लिख रहे हो तो भारत जैसे हमने लिखा भारत, देखिए यहाँ पर हो सकता है तहरीर यहाँ पर सही नहीं दिख रहा हो क्योंकि यहाँ पर हाथ से लिखना पड़ता है। एक मिनट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अगर हमें लिखना है भारत, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो अगर हमने लिखा भारत तो यहाँ पर ये जो भ आया ये वहीं से इस्तेमाल किया गया है, यानी ये मुरक्कब हरूफ जो आपको 14 पढ़ने हैं उसी में से ये भ आया। अब एक सवाल ये है आपसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस भारत में कुल कितने हरूफ हैं, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा कि भारत में कुल 5 हरूफ है, जो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो भ है ये मुरक्कब हरूफ है, बा और हा को मिलाकर एक हरूफ बना, ये मुरक्कब हरूफ है। तो कुल मिलाकर इसमें कितने हरूफ है? 1 2 3 जो है वो मुफरद हरूफ और एक जो है वो मुरक्कब हरूफ है। तो इस तरह से कुल कितने तादाद हुई? 4। तो समझ गए होंगे। उसी तरह है यहाँ पर भ से तो मैंने बता दिया, भारत अगर आपको लिखना हो या फिर भट्टी लिखना हो या गोभी लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। उसी तरह फ, तो आप फल अगर लिखना हो तो इस फ से लिखेंगे। उसी तरह थर्मस लिखना हो तो इस थ से लिखना होगा। उसी तरह ठठेरा लिखना हो तो इस ठ से लिखेंगे। उसी तरह वो झ, झ फॉर झाड़ू, झंडा, ये सब लिखना हो तो इस झ से लिखेंगे। उसी तरह छ, छाता लिखना हो। उसी तरह धन, जो आप कमाना चाहते हो, जो आप इकट्ठा करना चाहते हो, वो वाला धन लिखना हो तो इस ध से लिखेंगे। उसी तरह ढ है ढोलक या फिर ढक्कन। उसी तरह ढ़, काढ़ा जो हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं काढ़ा, देखिए तो ये किस तरह से लिखेंगे? उसी ढ़ से लिखेंगे काढ़ा। उसी तरह है ख, तो इससे क्या लिखेंगे? खुली जो आंखें, ये खुली जो लिखते हैं ना इस तरह से, तो ये हम लिख सकते हैं इससे। उसी तरह और है घ, घ फॉर इस तरह लिखते हैं ना घर, घर या फिर घी, तो ये सब हम लिख सकते हैं इससे। उसके बाद आगे है लह, लह से या फिर घ से हम घोंसला भी लिख सकते हैं। उसी तरह लह है तो लह से आप ये ज़्यादातर बीच में इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर चूल्हा लिखना हो तो ये लह हा आया ना, ये लह हा, तो ये बीच में इस्तेमाल होता है। उसी तरह मह से भी आप बना सकते हैं, मेरे जहन में आ नहीं रहा है। उसी तरह न का इस्तेमाल कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर हमें लिखना है नन्हा, तो ये जो न आया वो यहाँ से इस्तेमाल हुआ है। तो समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अब आगे देखिए हमने क्या लिखा है, एक मिनट। मुरक्कब हरूफ को हाइया हरूफ या हिकारी हरूफ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब ये होगा, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हा लगाई जाती है, दो चश्मी हा जो होती है वो लगाई जाती है। ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला हा, ये जो हा लिखते हैं वो वाला हा लगाया जाता है, इसलिए हाइया या फिर हिकारी हरूफ भी कहा जाता है। आपका एक सवाल मैंने आपसे किया था यहाँ शुरू में ही, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। हमने कहा था ना, अच्छा यहाँ पर हमने नहीं लिखा था, थंबनेल पे हमने लिख दिया था कि मुरक्कब हरूफ को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो किस किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर आप देख लें फिर से। मुरक्कब हरूफ को हाइया हरूफ या हिकारी हरूफ भी क्या कहा जाता है? कहा जाता है। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, आपसे आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुरक्कब हरूफ में। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि मुरक्कब हरूफ में पहली सादा आवाज़ हा, ये जो छोटी हा वो गोल वाली जो है की आवाज़, मुरक्कब हरूफ में पहली सादा आवाज़ हा की आवाज़ के साथ मिलकर आती है। इसलिए ये जो मामूली हा है से फ़र्क करने के लिए मुरक्कब हरूफ को किस हा से लिखते हैं? दुचश्मी हा से लिखते हैं। मसलन हम यहाँ पर लिखते हैं, एक मिनट, मसलन हमको लिखना है खाना, और उसी तरह हमको लिखना है कहाँ जा रहे हो, ठीक है।
तो अब देखिए खाना में ये अगर हमको लिखना है तो इस दो चश्मी हाँ का इस्तेमाल करेंगे। इससे देखिए कितनी भारी खाना और कितना फ़र्क हो रहा है। अगर हम उसी तरह यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिखा हमने खा और कहाँ, तो ये दोनों अलग अलग लफ्ज़ है लेकिन उसी हाँ से लिखा गया, एक ये वाली हाँ से, मामूली हाँ से, और एक दो चश्मी हाँ से। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप लिख रहे हो मुरक्कब हरूफ में पहली सादा आवाज़ हा की आवाज़ के साथ मिलकर आती है, इसलिए मामूली हाँ से फ़र्क करने के लिए जो है वो मुरक्कब हरूफ को दो चश्मी हाँ से लिखते हैं। मसलन खा, इसमें दो चश्मी हाँ लिखे, और कहा, यहाँ पर कहा है, यहाँ पर दो अलग अलग लफ्ज़ है, तलफ़ुज़ में भी यानी उच्चारण में भी और इसका माना में भी। लिहाजा जब भी हम इमला में भी हमें फ़र्क करना चाहिए, ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जो हरूफ तहज्जी के बारे में, जो हजरात 36 मानते हैं या जो हजरात 37 मानते हैं और जो हजरात 38 मानते हैं, वो क्यों मानते हैं वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ पर भी देख लें। तो देखिए, जो हजरात मुफरद हरूफ की तादाद 36 मानते हैं, उनके नज़दीक ये जो हमज़ा है, यहाँ आप गौर कीजिए, ये कुल मिलाकर अलिफ से या तक हरूफ तहज्जी जो है ना, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो जो हजरात मुफरद हरूफ की तादाद 36 मानते हैं, उनके नज़दीक ये जो हमज़ा है यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो हमज़ा हर्फ नहीं है बल्कि क्या है, ये अलामत है। जैसे मौलवी अब्दुल हक देहलवी, ये जो कौन थे, बाबाए उर्दू थे, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का कहना है कि हमज़ा क्या है, दर हकीकत या और वाव के साथ वही काम देती है जो मद यानी अलिफ के साथ देता है। इनका असल में ये कहना है, इसलिए हमज़ा को जो है वो हर्फ नहीं मानते बल्कि हमज़ा को वो अलामत मानते। ठीक है, और अब जो हजरात मुफरद हरूफ को 37 मानते हैं, उनके नज़दीक ये जो हमज़ा है ये क्या है, मुफरद हर्फ है। और वो चीज़ मैं भी मानता हूँ कि ये हमज़ा जो है वो क्या कहते हैं, मुफरद हर्फ है। क्यों? क्योंकि हमने मिसाल के ज़रिए आपको समझाया था कि दिए लिखिए या लिखिए लिखिए या फिर खाइए पीजिए, ये सब में आप देख रहे हैं ना, लीजिए। तो आप यहाँ पर मैं आपको समझाया था कि आखिर इसकी वजह क्या है, तो इसलिए हमने इसको हमज़ा को जो है वो हर्फ माना है। ठीक है, अब जो हजरात 38 मानते हैं, उनके नज़दीक हमज़ा और अलिफ मज़बर आ से जो है वो दोनों मुफरद हरूफ है, यानी ये तो है ही, और उसके अलावा यहाँ पर एक जो ये वाला अलिफ जो आता है, अलिफ मज़बर आ, ये भी क्या है, मुफरद हरूफ है, इसलिए 38 हो गया। तो अब समझ गए आप। अब आगे देखिए, उर्दू हरूफ तहज्जी में दो चश्मी हाँ और गोल हाँ को एक ही शुमार किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर हरूफ तहज्जी में दो चश्मी हाँ और गोल हाँ को एक ही शुमार किया जाए और हमज़ा को हर्फ ना मानकर सिर्फ अलामत माना जाए, तो मुफरद हर्फ की तादाद कितनी हो जाती है, 36 हो जाती है। यानी ये जो कहा जा रहा है कि इस हमज़ा को क्या कहते हैं, हर्फ ना मानकर अलामत माना जाए और ये जो हा है और ये जो है, ये दोनों एक ही शुमार किया जाए, तो उसकी कुल तादाद कितनी हो जा रही है, 36 हो जा रही है। तो इस तरह से कुल हरूफ तहज्जी के तादाद, मतलब मुरक्कब हरूफ जो है वो कुल कितने हमने पढ़े थे, मुरक्कब हरूफ हमने पढ़े थे 14 और मुफरद हरूफ कुल कितने पढ़े थे, 37। तो अगर वो हमज़ा को नहीं माना जा रहा है तो वो 36 बच रहा है, तो 36 प्लस 14 कितने हो जाएंगे, 50। उसी तरह अगर हमज़ा को हर्फ माना जाए तो मुफरद हरूफ की तादाद 37 हो जाती है। तो इस तरह कुल हरूफ तहज्जी की तादाद जो है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 37 प्लस 14 कुल मिलाकर 51। उसी तरह अगर हमज़ा दो चश्मी हाँ और गोल हाँ को अलग अलग हर्फ माना जाए तो मुफरद हरूफ की तादाद 38 होती है। और 38 क्या होती है, अगर ये दोनों को अलग माना जाए और साथ ही अलिफ मज़बर आ भी जोड़ दिया जाए तब तो 39 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को अलग अलग माना जा रहा है तो कुल मिलाकर 38 हो जा रहा है। तो 38 और प्लस 14 कुल मिलाकर कितने हो जा रहे हैं, 52 हो जा रहे हैं। तो अब आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि 50 कहने वाले क्यों 50 कहते हैं, 51 कहने वाले क्यों 51 कहते हैं और 52 कहने वाले क्यों 52 कहते हैं। तो इसी वजह से जो है वो हरूफ तहज्जी की कुल तादाद के बारे में शुरू से ही क्या रहा है, इख्तिलाफ रहा है। तो अब समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, कुछ और चीज़ें हैं। हमने लिखा है कि बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक देहलवी के नज़दीक हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 50 है और इंशाउल्लाह खां इंशा ने अपनी किताब दरियाए लताफ़त, ये फ़ारसी की किताब में, जिसमें हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 52 बताई है।
अगर 50 मौलवी अब्दुल हक ने बताया है तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने जो है वो हमज़ा को अलामत माना है, इसलिए 50 हुआ है। और 38 अगर इन्होंने माना है कौन, इंशाअल्लाह खां इंशा ने, तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि हमज़ा को अगर हमज़ा और दो चश्मिया और गोलहा को अलग अलग हर्फ माना गया है तो इस तरह से 38 हुआ। तो अब समझ गए। इसलिए अब मैंने आखिर में लिख दिया कि उर्दू एक मखलूत ज़बान है जो अरबी, फ़ारसी और हिंदी के आपसी मेल जोल से पैदा हुई है। इसलिए उर्दू के हरूफ तहज्जी में तीनों ज़बानों के हरूफ शामिल हैं, और वो तीनों ज़बानों के हरूफ कौन कौन से शामिल हैं वो मैं यहाँ पर बताया था। ये बताया था ना आपको कि मखलूत ज़बान फ़ारसी के कौन कौन से हरूफ शामिल किए गए, अरबी के कौन कौन से और हिंदी के कौन कौन से। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में यही चीज़ें बतानी थी। उम्मीद है अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों तक भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इससे मुताल्लिक कोई भी सवालात अगर अभी भी आपके जहन में है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं एक अहम वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।